अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम नावल सुल्तान रिटन बाय कोहरे नयाब की एपिसोड नंबर 2 पढ़ेंगे। नावल की एपिसोड पढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एपिसोड को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इतवार की खुशगवार सुबह में खिड़की से झांकती सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। सरदार, पर्दा आगे कर दे प्लीज, वो आंखें बंद किए ही मिन्नत भरे लहजे में बोली। जब काफी देर तक रोशनी चेहरे पर पड़ती रही तो वो चिढ़ते हुए उठी। उठ रही हूँ मैं। कभी कभी आप बिल्कुल बच्चों की तरह हरकतें। उनके बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए क्योंकि वहां खिड़की के पास कोई मौजूद ना था। फिर उन्होंने नज़र पूरे कमरे में घुमाई, मगर वो जदीद फर्नीचर और ब्रांडेड अशिया से सजा कमरा बिल्कुल खाली था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, शायद हवा से पर्दा अपनी जगह से सरक गया था। वो ये सोचती बेड से उतरने लगी कि उनकी नज़र साइड टेबल पर गुलदान में सजे गुलाबों पर पड़ी तो वो मुस्कुराई। उनके शौहर की आदत नहीं बदली थी। गुलदान के पास खड़े गार्ड कार्ड पर लिखी सतर वो जानती थी। फिर भी उन्होंने कार्ड को उठाकर खोला। सामने हैप्पी संडे जाने सरदार लिखा जगमगा रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए साइड टेबल का निचला दराज खोला और इसमें पहले से मौजूद अनगिनत ऐसे कार्ड्स में आज वाला कार्ड भी रख दिया। अल्लाह, तेरा जितना शुक्र अदा करूं कम है। तुमने मुझे मेरी औकात से बढ़कर दिया है, वरना मैं गुनाहगार कहाँ तेरे नेक बंदों में से एक के काबिल थी। ये सब तेरा ही फजल है मेरे परवरदिगार। मुझे तो शुक्र अदा करने का सलीका भी नहीं आता। मौला, मेरे शुक्र में कहे जाने वाले सारे अल्फाज मामूली हैं। मेरे दिल के बुने हुए अल्फाजों को अपनी बारगाह में कबूल करना। वो बज़ाहिर तो फूलों को देख रही थी, मगर रूहानी तौर पर वो अपने परवरदिगार से बातें कर रही थी कि अचानक किचन से आती आवाज़ों पर वो चौंकी। फिर चप्पल पाँव में अड़ेसती रुख वॉशरूम की तरफ कर गईं। तकरीबन 10 मिनट के बाद वो फ्रेश होती बाहर निकली। अब वो फेस खुश्क करके बालों का जूड़ा बनाती कमरे से निकलकर किचन के दरवाजे में खड़ी होकर अपने शौहर को एप्रन पहने नाश्ता बनाते देख रही थी। गुड मॉर्निंग मोहतरमा। उनके लब मुस्कुराहट में ढले। आपको कैसे पता चल जाता है मेरे आने का? मैंने बड़ों से सुना है कि अज़ाब कभी भी बताकर नहीं आता। इंसान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। सो मैं बस अलर्ट रहता हूँ। वो बगैर मुड़े बोले, और वो जो कोई संजीदा बात समझकर तायीद में सर हिला रही थी एकदम भड़क उठी। कमाल, आपने मुझे अज़ाब कहा है? कहते ही आगे बढ़कर उनकी कमर पर मुक्कों की बरसात कर दी। अज़ाब तो नहीं होता, बुरा वक्त होता है। पास खड़ी मुलाज़िमा जो अभी तक अपने साहब के जुमले में अटकी हुई थी, जुमला दुरुस्त करने की नीयत से बोली। उसे लगा शायद साहब ने गलती से गलत जुमला बोल दिया या भूल गए। अज़ाब बोला है तो इतने मुक्के पड़े हैं। बुरा वक्त बोलता तो अब तक यहाँ इसी किचन में मेरी कब्र बन चुकी होती और तुम मेरी अब तक कुल की बिरयानी भी खा चुकी होती। वो अपने बाजू को मसलते हुए बोले, शमीम आरा, तुम्हारी जुबान आरी से काटने वाली हो गई है। क्यों, कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही आजकल? मुलाज़िमा को आस-पास खतरे की घंटियां बजती महसूस हुई तो इसने भागने में ही अपनी आफियत जानी। अब तोपों का रुख फिर से कमाल साहब की तरफ था।
अच्छा सॉरी यार, वो मासूरती लहजे में बोले तो अरूसा बेगम चेहरा मोड़ गईं। मैंने नहीं करना नाश्ता, मेरा नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो खफा खफा लहजे में गोया हुई। कसम उठाओ, वो ज़ेरे लब मुस्कुराहट दबाते बोले। आपकी कसम, वो कहती किचन से निकल गई। ना करो यार, क्यों मुझे मारने पर तुली हो? अभी तुमने नाश्ता कर लेना है। बस मेरी झूठी कसम उठाना ज़रूरी है। मेरी तो नानी की भी तौबा, जो मैं आज के बाद इसे तंग करूं। कुछ भी हो जाए, बात को ख़त्म मेरी झूठी कसम उठा कर ही करती है, ताकि सारा दिन मुझे जान के लाले पड़े रहें। 25 दिसंबर की शब, तहज्जुद के वक़्त, कमाल साहब के यहाँ एक बच्ची की वलादत हुई। कमाल साहब की ज़ौजा मोहतरमा को जब होश आया तो बच्ची को इनकी गोद में दिया गया। उन्होंने अपनी बेटी का माथा चूमा और शौहर से तारीख पूछने लगी। कमाल साहब ने जब तारीख और महीना बताया तो बेसाख्ता ही अल्हम्दुलिल्लाह का वर्द करने लगी। अभी उन्होंने कोई 7 से 8 मरतबा ही अपने परवरदिगार का शुक्र अदा किया था कि बच्ची ने मूंदी मूंदी आंखें खोली। अपनी बेटी की आंखें खुलती देख उन्होंने मेरी लीडर बेटी कहते दोबारा इसका माथा चूमा। अपनी महबूब बीवी को देखकर मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। फिर आहिस्ता से बेड पर जगह बनाते उनके साथ आकर कुछ इस तरह बैठे कि अब अरूसा बेगम की कमर उनके सीने से लगी थी। सरदार, एक सवाल पूछूं? एक को छोड़े 1000 पूछे। सरदार, आज दिन कौन सा है? पहले तो उन्होंने हैरत से अपनी बेगम को देखा, फिर कहने लगे कल इतवार था और आज सोमवार है। जनाबे आलिया, हमारी शहजादी तहज्जुद के वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाई। वो बात करते बेगम के सख्त तेवरात देखकर उन्हें लगा जैसे कोई गलत लफ्ज़ इनकी ज़ुबान से अदा हो गया हो, मगर उन्होंने तो गलत बात नहीं की। अभी वो अपने अल्फाज पर गौर कर ही रहे थे कि बेगम का जुमला उनकी समात से टकराया। शहजादी नहीं, लीडर शहजादी। कमाल साहब का फल्क शगाफ कहका कमरे में गूंजा। भला कोई शहजादी भी लीडर होती है? शहजादियाँ तो नाजुक जान होती हैं। अरूसा बेगम ने नाराज़गी से चेहरा दूसरी तरफ फेरा। गलती की माफ़ी दे दें सरकार, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, अब मेहरुन्निसा को मुझे दे दें और आप आराम कर लें। माशाल्लाह सरदार, आपने तो बहुत प्यारा नाम रखा है। उन्होंने बेटी के गाल चूमकर कमाल साहब को देते हुए कहा। इस प्यारे से नाम पर नाराज़गी ख़त्म। वो मुस्कुराते हुए सर मुस्बत में हिला गईं। खाली हाल नुमा तारीक कमरे में मलक की गरजदार आवाज़ गूंज रही थी। वो कमरे में मौजूद वाहिद सोफे पर बैठा सामने खड़े अपने ख़ास आदमियों पर चीख रहा था। सुल्तान, सुल्तान, सुल्तान! मैं तंग आ गया हूँ ये नाम सुन सुनकर। तुम कुत्तों से एक शख्स नहीं पकड़ा जा रहा। लंदन हो, तुर्की हो और अब पाकिस्तान भी, वो कहीं से भी मेरा माल नहीं निकलने दे रहा। वो हर जगह पहुंच जाता है। कैसे कैसे पहुंच जाता है? कोई है तुम में से जो उसे खबर देता है? वरना कैसे पता चल जाता है उसे? उसका गुस्सा आसमान से बातें कर रहा था। नकम्मों की फौज जमा कर रखी है मैंने। गधे हर वक्त नशा करके पड़े रहते हैं। हमें तो समझ नहीं आ रही एक वक्त में वो 2 जगहों पर कैसे पहुंच जाता है। सामने खड़े आदमियों में से एक बोला, जब जंगल गधों के हवाले हो तो भेड़िया तो हर तरफ से हमला करेगा ना। बेघर तो मेरा
तो करोड़ों का नुकसान कर गया ना वो साला। एक माँ के अंदर अंदर ढूंढो उसे, मुझे वो हर हाल में चाहिए, वरना तुम सब के जिस्मों के अंदर इतने सुराख करूँगा कि डीएनए के बाद भी तुम्हारे बापों को पता नहीं चलेगा कि कौन किसकी औलाद है। अब दफा हो जाओ सारे। वो कहते ही सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठा। इरफान, उसके सारे आदमी बाहर निकल रहे थे। इनमें से उसने अपने राइट हैंड को आवाज़ दी। इरफान वापस आकर उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया, जबकि बाकी सब जबकि बाकी सब बाहर निकल गए। कराची वाले माल का क्या बना? सारा तैयार है, आज रात ही निकल जाएगा। इरफान सर झुकाए इसके सवालों के जवाब देने लगा। प्लान चेंज करो इरफान, आज रात नहीं बल्कि अभी निकालो माल को। अगले 10 मिनट में माल निकल जाए, मगर किसी को कानो कान खबर ना हो। आई बात समझ में? जी जी मालिक, मैं अभी फ़ोन करता हूँ, आप फिक्र ही ना करें। वो कहता बाहर निकल गया। पीछे मलक अपने अंदर शराब अंढेल रहा था। इसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। इसके अगर दर्जनों दोस्त थे तो हजारों दुश्मन भी थे, मगर इसके किसी दुश्मन का नाम सुल्तान नहीं था। सुल्तान का नाम याद आते ही इसका दिमाग गुस्से और नशे से मफलूज होने लगा। उसने हाथ में पकड़ा शराब का गिलास सामने दीवार को दे मारा। तुम जो भी हो, जहाँ भी हो, सुल्तान, तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। तुम्हें मैं खुद कब्र में उतारूंगा। मलिक की वहशतज़दा आवाज़ कमरे की दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। 5 साला तैमूर भागता हुआ अस्पताल के कमरे में दाखिल हुआ। पुप्पो, परी कहाँ है? वो जो सारे रास्ते अपनी माँ का ये पूछ पूछ कर सर खाता रहा कि हम पुप्पो से मिलने अस्पताल क्यों जा रहे हैं, उनके घर क्यों नहीं जा रहे, मगर जब उसके बाबा ने बताया कि पुप्पो के पास एक परी आई है, तो वो तब से परी को देखने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। कमाल साहब के झूले की तरफ इशारा करते ही वो तेजी से झूले के पास गया। वाह, नहीं 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 नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत प्यारी है। हसन साहब, जो अपनी बेगम शाजिया हसन के साथ अभी कमरे में दाखिल हो रहे थे, अपने बेटे की बात पर मुस्कुराते हुए माशाल्लाह कहते बहन और बहनोई को मिले और मुबारकबाद दी। शाजिया भी कमाल साहब को सलाम करके अरूसा बेगम को गले मिली और मुबारकबाद दी और उनके साथ ही बैठ गई। अम्मी नहीं आई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी गुड़िया, तो मैंने कहा कि आपको कल ले जाऊंगा। भाई के जवाब पर वो समझने वाले अंदाज में सर हिलाती आंखें मूंद गई। तैमूर सबसे बेपरवाह अभी भी परी का जायजा लेने में मसरूफ था। बाबा, इसके हाथ तो बहुत छोटे हैं और पाँव भी। अब इसकी नज़र इसके पाँव पर थी। सब इसकी बातों पर मुस्कुरा रहे थे। मम्मा, मैंने इसे उठाना है। नहीं बेटा, वो अभी बहुत छोटी है, आपसे गिर जाएगी। अपनी मम्मा के जवाब पर वो मुंह बना गया। फिर जैसे कुछ याद आने पर वो चहका। मैं सोफे पर बैठा रहूँगा तो फिर नहीं गिरेगी। अच्छा, तुम सोफे पर बैठो, मैं आपकी गोद में देता हूँ। कमाल साहब इसकी खुशी को देखते हुए बोले। सच्ची? वो खुशी से उछल कर सोफे पर जा बैठा। कमाल साहब ने महर को उसकी गोद में लुटा दिया। अब वो मुकम्मल तौर पर परी से मुखातिब था। हाय परी, आपको पता है कि आप बहुत प्यारी हो। अगर आपकी आंखें खुली होती तो मैं आपको बाजू खोल के बताता कि आप कितनी प्यारी हो।
پھر وہ کچھ سوچ کے سر نفی میں ہلانے لگا۔ نہیں نہیں، آپ تو گر جاؤ گے۔ ننھی جان نے فوراً آنکھیں کھولی۔ تیمور چیخا، بابا بابا! تیمور حسن نے اسے چپ کروانا چاہا۔ بابا آپ ادھر آئیں، پری کو دیکھیں نا۔ نہیں، آنکھیں دیکھیں۔ نہیں، میری پری کی آنکھیں دیکھیں۔ ہاں، وہ جیسے اپنی بات مکمل ہونے پر سانس لے رہا ہو۔ عروسہ مسکرائی۔ سب اس کے چیخنے اور بلانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، مگر وہ میری پری پر مسکرائی تھیں۔ مرجان، ارے او مرجان! ہاں بول دادی، وہ برتن دھوتے ہوئے بولی، جیسے اس سے زیادہ ضروری کام اور کوئی ہو ہی نہ۔ کہاں رہ گئی ہے؟ ادھر آ، بات سن میری۔ آوازیں دے دے کے گلا سوکھ گیا میرا۔ دادی کی باتیں سن کر وہ باقاعدہ مڑی اور دونوں ہاتھوں میں موجود برتن، ایک ہاتھ میں گلاس اور 3 چمچے، جبکہ دوسرے ہاتھ میں 2 تھالیاں بلند کر کے دادی کو دکھائے، تاکہ دادی کی تسلی ہو جائے کہ وہ مصروف ہے۔ دیکھ لو دادی، برتن دھو رہی ہوں، بعد میں سنتی ہوں نا بات۔ واہ، تو اور برتن دھو ہی نہ لے۔ اٹھ ادھر آ، مجھے وضو کروا۔ یہ برتن دھونا تیرے بس کی بات نہیں، تجھے بس باہر لوگوں کو دھونا، گھر میں باپ کی سانسیں خشک کرنا اور ماں کو چونا لگانا آتا ہے۔ ابھی تمہارا بھی تو گلا خشک کیا ہے۔ وہ جو اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی، اس کی بات پر تلملا کر رہ گئی۔ تو نے ابھی خود ہی تو کہا۔ میں تو بس یاد کروا رہی تھی۔ دادی کی گھوری پر وہ معصومیت سے گویا ہوئی۔ کیا ہے، اب بس گھورنا ہی ہے، وضو نہیں کرنا؟ جب دادی نے گھورنا بند نہ کیا تو اسے دوبارہ بولنا پڑا، بغیر پانی کے وضو کر لوں؟ دادی غصے سے بولی تو وہ گڑبڑا گئی۔ ہاں تو ایسے کہو نا کہ پانی لاؤ، کب سے گھورے جا رہی ہیں، گھورے جا رہی ہیں۔ اب آنکھوں کی زبان تیری مرجان کو کہاں آتی ہے؟ ہاں، میری مرجان کو تو بس ہاتھوں کی زبان سمجھ میں آتی ہے۔ وہ بڑبڑاتے جا رہی تھی کہ اس کے پیچھے سے دادی کی آواز سنائی دی۔ نہ دادی نہ، مجھے لوگوں کی یہی زبان سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ مڑی اور اپنی زبان نکال کے دادی کو دکھاتے ہوئے بولی، پھر افسردہ سا چہرہ بنائے رازدارانہ انداز میں گویا ہوئی، لیکن میں کیا کروں، لوگوں کو میری ہاتھوں اور ٹانگوں کی زبان سمجھ میں آتی ہے، اب اس میں میرا بھلا کیا قصور؟ جہاں لندن کی سڑکوں پر صبح سویرے لوگ اپنے اپنے کام پر جانے کی تیاری کرتے نظر آ رہے تھے، اسٹوڈنٹ اپنے کندھوں پر بیگ لٹکائے اپنی اپنی راہ پر گامزن، فقیر مانگنے کے لیے تیار بیٹھے، اکا دکا لوگ اپنی دکانیں کھولتے، بزرگ حضرات جاگنگ سوٹ پہنے پارک میں جاگنگ کرتے اور کچھ جاگنگ کر کے واپس لوٹتے، آرٹسٹ اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا سامان ترتیب سے رکھتے یا ٹھنڈی ہواؤں سے کپکپاتے نظر آ رہے تھے، اور کچھ ساری رات کلب میں گزار کر اب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ان سب سے بے نیاز وہ پینٹ شرٹ کے اوپر لانگ کوٹ اور پاؤں میں جوگرز پہنے کسی دیوانے کی طرح مستی میں جھوم رہی تھی، اس کے ہاتھ ہوا میں کسی پروفیشنل ڈانسر کی طرح رقص کر رہے تھے۔ لوگ شاید اس کے عادی تھے، اسی لیے مسکرا کر دیکھتے پھر اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے۔ اب وہ خود بھی ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی، آواز سریلی نہ سہی، قابل سماعت ضرور تھی۔ سڑکوں پر رقص کرنا اس کا واحد مشغلہ تھا۔ وہ 3 راتوں سے مسلسل اتنے گھنٹے بیٹھ کے کام کرنے کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے اس کا کام کمپلیٹ ہوا تھا۔ بجائے سونے کے وہ سڑکوں پر نکل گئی،
सड़कों पर रक्स करने से इसे यूं लगता था जैसे वो आधी थकावट उतार चुकी हो। पीछे से कोई इसे मुसलसल आवाज़ें दे रहा था, मगर इसके कानों पर चढ़ाए गए हेडफोन्स में म्यूज़िक की इतनी तेज़ आवाज़ थी कि वो बाहर आ रही थी। बाहर क्या हो रहा था इसे कुछ भी सुनने से कासिर थी। भला इस शख्स की आवाज़ इसके समात तक रसाई कैसे हासिल कर पाती? इस शख्स ने इसे बाजू से थाम कर मोड़ा और इसके हेडफोन पीछे से ही उतार लिए। कौन है? वो चीखते हुए मुड़ी ही थी कि सामने इस वजीह नौजवान को देखकर इसके लब मुस्कुराहट में ढले। कहाँ का गुस्सा, कहाँ की नाराज़गी, वो भूल गई उसे लड़ना था। कितने दिन लगा के उसने लफ्ज़ों को तरतीब दिया था। पिछले 1 महीने में कितनी बार इसे सामने तसव्वुर करके लड़ी थी। आज वो सामने आया था तो इसके सारे लफ्ज़ बेतरतीब हो गए। गुस्सा? गुस्सा तो ढूंढने से भी नहीं आ रहा था। सामने खड़ा शख्स इसके दिमाग को मफलूज कर देने का हुनर रखता था, ना जाने कैसे। ये तुम छोड़ क्यों नहीं देती? कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, मजाल है जो सुन लो। ये लफंडरों की तरह तुम्हें सड़कों पर नाचना पता नहीं क्यों पसंद है। भला बंदा आराम से भी चल सकता है, लेकिन नहीं, तुमने तो कोई अलग ही शौक पाल रखे हैं। हाँ जी जनाब, आखिर दोस्त किसकी हूँ? मिस्टर अरहम। बस बस, अब क्या पूरे लंदन में झंडे लगाऊंगी क्या? वो जो इसे बताना चाहती थी कि वो भी इसी की दोस्त है, इसी की तरह ज़िद्दी, मगर वो इसकी बात दरमियान से ही उचक गया। अच्छा बाबा ठीक है, अब चलो नाश्ता करते हैं, और मुझे तुम्हें एक ज़रूर बात भी बतानी है। वो इसके साथ चलते हुए बोली। क्या बात? और हमने फौरन तजस्सुस से पूछा। यार मेरे किचन में कुछ है, वो राजदाना अंदाज में बताने लगी। कोई रोज़ाना आता है और खाना खाकर चला जाता है। मैं पता कर लेता हूँ। वो इससे कहता सर झुका गया, और अब वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रहा था। वो इसे हकीकत नहीं बता सकता था। तेज चले यार, आपसे तो ज़्यादा दादी की स्पीड है। दादो, समझाए ना अपने बेटे को, या मुझे नीचे उतार दे या तेज चले। भलके नीचे ही उतार दे, बच्चा नहीं हूँ मैं। हाँ तुम तो 6 फुट के आदमी हो ना जैसे। बच्चा नहीं हूँ मैं, वो इसकी नकल उतारते हुए बोले। आपको कैसे पता कि मैं 6 फुट का आदमी हूँ कि नहीं? मुझे उतार दें, फिर मैं बताऊंगा आपको कि मैं आखिर चीज़ क्या हूँ। सन उतार दो इसे। इसकी मशीन की तरह चलती ज़ुबान तो बंद हो। इसकी मशीनी ज़ुबान बर्दाश्त कर ले अम्मी, वरना जनाब की मशीनी टांगों से तो आप वाकिफ़ ही हैं। कमाल साहब निकले तो इनकी नज़र लान अबूर करके अंदर की तरफ आते तैमूर को उठाए अपने साले हसन इब्राहिम और सास पर पड़ी, तो वो खुशदिली से इनका इस्तकबाल करने के लिए इनकी तरफ बढ़े। उन्होंने झुककर निगत बेगम से प्यार लिया और हसन साहब से बगलगीर होते ही तैमूर को उठा लिया। कैसा है मेरा शेर? कमाल साहब तैमूर को उठाते लाड से बोले। कैदी शेर कैसा होता है अंकल? कैदी क्यों? वो इसकी बात पर हैरान हुए, मगर इसके मुंह भसोरने पर जेरे लब मुस्कुराते हुए बोले। कैदी नहीं हूँ तो और क्या हूँ? पहले पापा ने उठा रखा था और अब आपने। मुझे तो लगता है मैं कोई 2-3 दिन बाद ही परी तक पहुँचूँगा। सब इसके हाथ हिला हिला कर बात करने वाले अंदाज पर कहका लगा उठे। चलो जी, हम आज़ाद कर देते हैं। कमाल साहब इसे नीचे उतारते बोले। याहू! अब चेक करें मेरी स्पीडें। तैमूर ने
पहले दोनों हाथ हवा में बुलंद किए, फिर कहता ही वो इतनी स्पीड से भागा कि बाकी सब चीज़ों की लंबी उम्र की दुआ करते रह गए। परी, 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 वो बुलंद आवाज में पुकारता कमरे में दाखिल हुआ। तैमूर की आवाज़ पर अरूसा बेगम और इस नन्ही जान की आँख खुल गई। अब वो गोल गोल आंखें घुमाए अपने ऊपर झुके तैमूर को ही देख रही थी। अस्सलामुअलैकुम परी। अस्सलामुअलैकुम के बच्चे, ये बाहर कितनी चीज़ें गिरा कर आए हो। तैमूर के सलाम के जवाब में हसन साहब की गरजदार आवाज़ कमरे में गूंजी। मुझे क्या पता बाबा कितनी गिरी हैं, आप खुद देख लेना। और आहिस्ता बोले, परी डर जाएगी। हसन साहब तो इसकी मशीन की तरह तेज चलती जुबान ही देख रहे थे कि पीछे से निगत बेगम ने इनकी कमर पर थपकी देते बोली, वो तुम्हारा भी बाप है। अरूसा मुसलसल मुस्कुरा रही थी। इसका भाई सिर्फ अपने बेटे से ही हारता था। निगत बेगम ने इसे वहीं सदमे में छोड़कर आगे बढ़ी और बेटी को सीने से लगाया। अरूसा के दिल के सारे वसवसे, सारे खदशे जो माँ को लेकर थे, एक लम्हे में उड़न छू हो गए। कैसी है मेरी जान? निगत बेगम के मोहब्बत से पूछते ही अरूसा रोने लगी। अम्मी, आप कल क्यों नहीं आई? ये उल्लू का पट्टा नहीं लेकर आया मुझे। अम्मी, आपका बीपी कितना हाई था, ये भी बताए ना। हसन साहब जो अपनी वालदा की पहली बात पर ही तिलमिला रहे थे, दूसरी पर तो जवाब देना बनता था। हाँ बेटा, तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब थी, लेकिन इसने ज़्यादा ही बता के मुझे घर बैठा दिया। यकीन जानो, कल ना आने में सारा इसका कसूर है। कोई बात नहीं अम्मी, आपकी तबीयत, आपकी सेहत सबसे ज़्यादा अहम है। अनूसा ने मुस्कुराते हुए निगत बेगम को साथ ही बिठा लिया। हसन ज़रा तैमूर से बच्ची को तो लेकर आओ, उन्होंने पास खड़े हसन से कहा तो तैमूर नहीं करता परी के ऊपर मुकम्मल झुक गया। पागल हटो, उसका सांस बंद हो जाएगा। हसन साहब तेजी से इसकी तरफ लपके तो वो थोड़ा हट तो गया, मगर पीछे फिर भी ना हुआ। अब वो अपने और परी के दरमियान बने आधे फुट के फासले में हाथ हिला हिला कर इधर उधर हिला कर दिखा रहा था। अब परी का सांस बंद नहीं होगा और बाबा को मैं परी नहीं दूंगा। वैसे भी दादी, आप परी के बारे में मुझसे पूछ ले। तुम्हें कैसे पता परी कैसी है? इसकी आंखें, नाक, हाथ और पाँव कैसे हैं? एक दफ़ा मुझे देखने तो दो, बाद में खेलते रहना। वो जो इसकी बिन मौसम बरसात की तरह कहीं भी शुरू हो जाने वाली ज़ुबान से तंग आ चुकी थी, उसे डांटने की बजाय तहम्मुल से समझाने वाले अंदाज में बोली, वरना इनका इस वक़्त दिल कर रहा था कि इस अफलातून की औलाद को 2 थप्पड़ लगाएं। इन्हें समझ नहीं आता था कि 2 फुट के बच्चे के मुंह में 10 गज लंबी जुबान कैसे आ सकती है। लो जी, परी, दादू को लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। वो परी से कहने के बाद निगत बेगम की तरफ चेहरा मोड़ गया। दादू, मैंने परी को हिफ्स कर लिया है। इसके जुमले ने कमरे में मौजूद हर शख्स को साकित कर दिया। कमरे में दाखिल होते कमाल साहब भी एक लम्हे के लिए ठहर गए, मगर फिर बच्चा समझकर अपने दिमाग में आते ख्याल को झटक दिया। बाकी भी इसे बच्चा समझकर इसके जुमले को हवा में उड़ा गए, मगर अरूसा इसकी आदत से वाकिफ थी। अगर ऐसा
تمہارے یا تمہاری اولاد کے ساتھ ہوتا تو پھر بھی تم یہی کہتی، دیکھنا روسا، تمہاری اولاد بھی اسی تکلیف سے گزرے گی۔ وہ کئی سالوں پہلے دی گئی بد دعا آج پھر ان کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اپنی گھبراہٹ کسی پر عیاں نہ کرنے کی غرض سے تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں موند گئی۔ اب وہ آنکھیں موندے بغیر آواز کے اپنے رب سے باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ کوئی جانے یا نہ جانے مگر میرے رب، تو جانتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ تو علیم، سب جاننے والا ہے۔ میری بیٹی پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جتنا وہ برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنی بیٹی اور اس کا نصیب اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اور بے شک وہ ذات بہترین نوازتی ہے۔ جاری ہے۔ سو گائز، کمنٹ سیکشن میں اپنے ریویو ضرور دیجیے گا۔ آپ کو کون سا کریکٹر اچھا لگا، کون سا ڈائلاگ اچھا لگا، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔